Students, today I am going to teach you about the general chemical characteristics of 16th group elements. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 16th ग्रुप का एलिमेंट्स है उसका रिएक्टिविटी क्या है, किस तरह से ग्रुप में उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है घटती है, या किस तरह से वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, वो हाइड्राइड का स्टेबिलिटी क्या होता है, किस तरह से हाइलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और उस ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें रिएक्टिविटी ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स। रिएक्टिविटी ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स। तो हम लोग ये देख लें कि सबसे पहले अगर हम लोग करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है? ऑक्सीजन। और जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस from top to bottom in the group, ये जानना जरूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है इस ग्रुप में वो कौन होता है? ऑक्सीजन। और रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज करता है। अब सेकेंड में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि रिएक्शन of the elements of this group with hydrogen. Second, reactivity towards hydrogen. हम लोग ये जान लें कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, वे उसका जो अगर हम लोग फार्मूला लिखना चाहते हैं तो होगा EH2। जैसे H2O होता है, H2S होता है, H2 H2TE, इस तरह के हाइड्राइड का वो फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ें कि किस तरह से इनका हाइड्राइड जो होता है स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड लेंथ, मतलब हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच बॉन्ड लेंथ कितना है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ जितना ही बड़ा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही कम होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ये देखें कि H2TE है, इसी तरह से H2SE, H2S और H2O, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? TH का होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस एलिमेंट का बढ़ता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी का होगा? बढ़ेगा। तो जो स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो कौन होगा? H2O। और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो कौन होगा? H2TE, मतलब टेल्यूरियम हाइड्राइड। हम लोग A में कर दें इसको स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। सेकेंड में हम लोग बढ़े इसी तरह से B में हम लोग देख लें। B में अगर हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग पावर, तो आप लोगों को जानना जरूरी है कि जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो आराम से हाइड्रोजन को दे देगा, मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग कंपेयर करें कि H2
H2O, H2S, H2T, H2T। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? टेल्यूरियम हाइड्राइड का होगा रिड्यूसिंग पावर। क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है, तुरंत ही किसी को हाइड्रोजन दे सकता है। अब हम लोग देखें एसिडिक नेचर सी में। एसिडिक नेचर में हम लोग क्या देखते हैं कि जो जितना अधिक अनस्टेबल होगा उतना ही वो आसानी से हाइड्रोजन को दे सकता है। मतलब जिसका बॉन्ड लेंथ जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही आसानी से हाइड्रोजन को देगा, क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि एसिडिक नेचर इस तरह से इंक्रीज करता है। सबसे ज़्यादा आसानी से हाइड्रोजन कौन देगा? तो टेल्यूरियम हाइड्राइड देगा। और सबसे डिफिकल्ट से देगा या डिफिकल्टी हाइड्रोजन को देने में होगी वो क्या होगा? H2 होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अब देखिए आगे बढ़े थर्ड में या सी में। इसमें हम लोग इसमें डी होगा। डी में हम लोग देखते हैं एंगल, मतलब ज्योमेट्री। तो क्या होता है इसमें? हम लोग जानते हैं H2O का ही केस लेते हैं तो इसमें क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है? एंगुलर होता है। तो जो बॉन्ड एंगल होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज करता है। इस H2O है, H2S है, H2 तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल का होता है डिक्रीज करता है। ये भी हम लोग जानते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104 डिग्री 5 मिनट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इसमें दो लोन पेयर होता है, इसलिए टेट्राहेड्रल इसका रियल में स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। कारण इसके पीछे क्या है? इसके में क्या होता है? दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यही कारण है कि बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट होता है। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसी का होता है। इसके बाद ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम जो घटता जाता है उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज करते रहता है। अब हम लोग आगे बढ़े ई में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम लोग देख लें H2O एंड H2S। इसके बाद हम लोग दूसरे में कंपेयर करेंगे। H2O का मॉलिक्यूलर मास H2S से कम होता है, फिर भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट H2O का ज़्यादा होता है H2S से। कारण है कि H2O में जो O होता है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है और बॉन्ड लेंथ कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर। इसलिए ये जो H2O होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इसके कारण इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट H2S से बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि एट नॉर्मल कंडीशन H2S इज इन गैसियस स्टेट बट H2O इन लिक्विड स्टेट। इसका कारण यही है कि H2O इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है लेकिन H2S नहीं करता है। इसीलिए अगर हम लोग देखें कि अपने ग्रुप में जितने भी हाइड्राइड्स हैं सबसे ज़्यादा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब H2O। इसके बाद हम लोग जो बढ़ते हैं वे H2T, H2SE एंड H2S। यही होगा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट।
एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने का क्या कारण होता है कि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। H2T इस सब में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है। मोलिकुलर मास ज़्यादा होने का क्या के कारण क्या होता है कि इसका जो भंडवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये दोनों से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का होता है, ज़्यादा होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग हाइड्राइड्स का कंपेयर करते हैं, उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ज्योमेट्रिकल शेप, एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग पावर, ये सब। एक चीज़ और हम लोग देख लें कि जितने भी इसमें हाइड्राइड्स होते हैं उसमें H2O जो होता है कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड होता है, लेकिन शेष जो होते हैं उनका जो ओडर होता है वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है, मतलब उसका प्लेजेंट ओडर नहीं होता है शेष जितना भी हाइड्राइड है इसका। तो इसलिए हम लोग क्या देखें कि H2O ही है, ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड है यही केवल कलरलेस एंड ओडरलेस लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन शेष जो होते हैं उसके पास पॉइजनस ओडर होता है, मतलब अनप्लेजेंट ओडर होता है। आगे हम लोग बढ़े रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन थर्ड होगा। एक रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, इसमें अगर इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं तो सबसे आसानी से रिएक्शन फ्लोरीन से करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, मतलब सबसे आसानी से फ्लोरीन से करेंगे, सबसे डिफिकल्टली से करेंगे आयोडीन से करते हैं। ये जो सल्फर होते हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके साथ रिएक्शन करते हैं। अब हम लोग देख लें +1 में ये एस इस तरह का मतलब H2Cl2 या H2F2 इस तरह से मोनोहाइलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और हम लोग देख लें कि जो स्टेबिलिटी होती है वो फ्लोराइड के केस में ज़्यादा स्टेबल हाइलाइड का फॉर्मेशन करता है, और आयोडाइड, ब्रोमाइड ये सब जो हेलाइड का फॉर्मेशन करेगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो हम लोग ये देख लें कि ये H2Cl2 का ये स्ट्रक्चर है, H2Cl2 का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये देखिए हर सल्फर एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। अब हम लोग ये देखें सेकेंड वाला इसमें सेकेंड वाला में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होगा, X2E, X2E। X में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। शुरू में ही बता दिए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसके साथ होती है, ज़्यादा फ्लोरीन के साथ, सबसे कम आयोडीन होता है। और दूसरा चीज़ हम लोग समझ लें, स्टेबिलिटी भी अगर हम लोग देखते हैं तो फ्लोराइड के साथ ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब इसका जो शेप अगर हम लोग देखें, जैसे E बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, ये हो गया। अब इसका शेप जो होता है वाटर के जैसा एंगुलर शेप होता है। ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होता है, एंगुलर होता है।
टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए एफ हो गया, ये एफ है, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, यहाँ सल्फर कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, शेप कैसा है या इसका शेप कैसा होता है, वाटर के जैसा एंगुलर होता है। अब हम लोग आगे बढ़े, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में EX4। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं पहले ACF4। ACF4 में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा, sp3d होगा। sp3d क्यों होगा, इसलिए कि 4 एक लोन पेयर हो गया, 5 हो गया, अब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल SF3d का ही होता है, इसलिए हम लोग SF4 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp3d होगा। अगर हम लोग ये देखें कि इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है, तो हम लोग ऐसे क्या देखते हैं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब इस तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ दे देते हैं एस, ये, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है, तो अब स्थिति है कि लोन पेयर रहेगा कहाँ, तो इसका लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है, और ये जो फ्लोरीन है ये एक्सियल पोजीशन पर रहेगा। सॉरी, ये जो लोन पेयर है ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये दो फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर, और ये दो फ्लोरीन क्या हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब लोन पेयर इसमें कहाँ रहेगा। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो जितना भी लोन पेयर होता है तो सबसे पहले कहाँ रहता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहता है। इसका जो शेप होता है इसको हम लोग सीसा स्ट्रक्चर कहते हैं, सीसा स्ट्रक्चर। और रियल में इसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर के चलते वैसा नहीं हो सकता है, और इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीसा स्ट्रक्चर कहलाता है। कब, जब ये सल्फर EX4 का फॉर्मेशन करता है। और हम लोग देखें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ई क्या होगा, EF6। EF6 हो गया, तो इसमें टाइप ऑफ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, 6 सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें sp3d2 होगा, क्योंकि ये देख लीजिए 3 है 2 5 है 1 6 हो गया। तो इसका जो शेप होगा देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, ये एफ, ये एफ, ये हो गया। सॉरी इसके लिए, ये एफ, यहाँ एस, ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। तो sp3d2 केस में इस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि अगर SF6 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो नहीं होता है, हाइड्रोलाइसिस संभव नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है कि ऐसा क्यों होता है। कारण होता है कि फ्लोरीन का जो साइज होता है छोटा होता है, सल्फर के चारों तरफ जो ये अटैच होता है, तो कोई भी रिएजेंट को आने से रोक देता है, मतलब कि सल्फर को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है। यही कारण है कि SF6 का हाइड्रोलाइसिस संभव नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग वही देखते हैं, अगर ये सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, जैसे माने कि TF6 का,
हाइड्रोलाइसिस संभव होता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन इसका साइज छोटा होता है और चारों तरफ से ये फ्लोरीन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसलिए बाहरी रिएजेंट से ये जो फ्लोराइड ग्रुप होता है प्रोटेक्ट करता है सल्फर के साथ अटैचमेंट से, इसीलिए SF6 का हाइड्रोलाइसिस संभव नहीं होता है। एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो हम लोग देखते हैं कि जैसे SF6 हो गया, तो स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होता है, घटते चली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल वो नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ें। अब जैसे मान लीजिए कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो इस तरह के आयोडाइड के साथ या ब्रोमाइड के साथ या क्या कहते हैं क्लोराइड के साथ उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है SF6 के साथ होती है। कारण इस तो बता ही दिए क्यों ऐसा होता है। अब हम लोग देखें आगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में क्या होता है, ये दो तरह का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, EO2 एंड EO3। जैसे मान लीजिए EO2 है, E= हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। तो EO2 का जो होता है, EO2 में अगर हम लोग देखते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अगर हम लोग ऑक्सीजन का भी देख लीजिए O3 का फॉर्मेशन करता है, तो ये दोनों क्या होता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट। अगर हम लोग देखते हैं ACO2, TiO2, ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। एक चीज़ और हम लोग देख लें कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड और ACO2 का जो फॉर्मेशन होता है, ये दोनों एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर, डाइऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड सेलेनियम आर एसिडिक नेचर, एंड TiO2 जो होता है एंड PiO2 जो होता है, ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब हम लोग ये भी देख लें इसका स्ट्रक्चर। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ही लेते हैं, SO2, इसमें देख लीजिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक चीज़ और हम लोग देखें कि इसमें p-pi बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसमें p-pi बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि p-pi किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्यों कहते हैं। सल्फर का हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 होता है, ये देख लीजिए। ये देखिए, ये 3s2, 3p4 और 3d खाली रहता है। एक्साइटेड स्टेट में हम लोग क्या देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, 3s2 हो गया, और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। अब हम लोग देख लें कि किस तरह का इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब sp2। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल प्योर है, ये भी प्योर है, तो ये दोनों क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या करेगा,
पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो किस तरह से करेगा ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यही हो गया, ये हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो उसके जो लास्ट ऑर्बिटल होगा एक एक अनपेयर्ड 2 है, एक एक अनपेयर्ड ये अलग अलग है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो ये देखिए, ये हम लोग ये भी जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये देख लीजिए, ये हो गया सिग्मा, एक इसके साथ मिलकर ये सिग्मा बना दिया, ये सिग्मा और ये। अब एक चीज और हम लोग समझ लें, ये प्योर ऑर्बिटल, ये भी प्योर ऑर्बिटल, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसको हम लोग जो देख लीजिए, ऑक्सीजन का ये p ऑर्बिटल है और सल्फर का भी p ऑर्बिटल है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि p पाई। मतलब पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो सल्फर का भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो प्रेजेंट है, और दूसरा ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों मिलकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसी को p पाई बॉन्ड कहे। अब देख लीजिए, इसका ये सल्फर का क्या है, d ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है, और इसका क्या है, p ऑर्बिटल है। तो इसीलिए यहाँ अगर ये बनाएगा, वो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करेगा वो p पाई d पाई होगा। अब तो आराम से आप लोग समझ गए होंगे कि p पाई d पाई मतलब इसमें एक p पाई बॉन्ड होता है और दूसरा p पाई d पाई बॉन्ड होता है। इसका जो अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो क्या होगा, देख लीजिए, ये तो रहेगा, इधर हम लोग क्या करेंगे, ये अगर इधर हम लोग p पाई कर देते हैं, और इधर क्या होगा, p पाई d पाई हो गया। यही इसका क्या कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका होता है। एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, बराबर होता है, मतलब इक्वल बॉन्ड लेंथ। हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ही ये क्या होता है, इसका बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर होता है। अब हम लोग चलें SO3 का केस में। SO3 में ये सल्फर, ये देख लीजिए, एक p पाई होगा जो पाई बॉन्ड होगा, और दूसरा क्या होगा, p पाई d पाई, और E भी p पाई d पाई होगा। इसका कारण फिर से अगर देख लीजिए, देखना है तो हम उसके पहले बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से करते हैं। ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, एक 3s2 3p, एक होगा 3p4, आई का होगा 3d खाली है। अब देख लीजिए, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया, अब इसमें 1 2 3, इसमें भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही हो गया। अब इसमें देख लीजिए, अगर 3 ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पर दिखला देते हैं,
एक अनपेयर्ड, ये हो गया, ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 3 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, अब देखिए ये सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड कि पाई बॉन्ड, सॉरी, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ये देख लीजिए पाई बॉन्ड, तो ये देख इसका भी पी और इसका भी पी, इसलिए पी पाई। ये देख लीजिए, ये हो गया इसका पी और इसका डी, था पी पाई डी पाई हो गया। अब इसका भी देख लें हम लोग, इसका पी और इसका डी, इसलिए ये भी पी पाई डी पाई। कहने का मतलब होता है कि इसमें 2 पी पाई डी पाई होता है और एक पी पाई बॉन्ड होता है। अब इसीलिए इसका भी अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होगा, 3 होता है। अब जैसे मान के पी पाई, अगर मान लीजिए यहाँ हम लोग पी पाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पी पाई डी पाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पी पाई डी पाई। इसी तरह से फिर हम लोग देख लें, पी पाई डी पाई, यहाँ हम लोग पी पाई कर देते हैं इसमें, ये सल्फर पी पाई, तो ये क्या होगा, पी पाई डी पाई, और ये हो गया पी पाई डी पाई। तो ये 3 इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। यही कारण है कि इसका भी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बराबर होता है, इक्वल बॉन्ड लेंथ। इक्वल बॉन्ड लेंथ के कारण इसका क्या होता है, ये तीनों डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब ये तो आप लोग समझ गए हैं कि किस तरह से SO3 के साथ ये किस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लें कि ट्राई ऑक्साइड में ट्राई ऑक्साइड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कैसा होता है, एसिडिक के नेचर। ट्राई ऑक्साइड में क्या होता है, सारा एसिडिक नेचर का होता है। एक चीज और हम लोग देख लें कि ये जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड होता है, किस तरह से सल्फर ट्राई ऑक्साइड किस तरह से ये जो होता है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसका 2 तरह का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, एक साइक्लिक होता है और दूसरा लीनियर। यही स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, H3 ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O9, ये ट्राइमर स्ट्रक्चर कहलाता है। ये ट्राइमर स्ट्रक्चर के कारण ही क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और नहीं तो क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड नॉर्मल केस में गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इसका लिनियर भी स्ट्रक्चर होता है, उसको भी हम लोग देख लें। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया लीनियर, ये क्या हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर।
तो इससे जो क्वेश्चन एराइज होता है वो देख लीजिए कि कहीं भी इसमें सल्फर सल्फर से लिंकेज नहीं है। तो पूछता है एग्जामिनेशन में कि सल्फर सल्फर से लिंकेज है कि नहीं, तो हम लोग क्या देते हैं, कहीं सल्फर सल्फर से किसी में लिंकेज नहीं है। तो ये हो गया अभी जो हम लोग पढ़ लिए। ये क्या पढ़े कि किस तरह से ये या इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस तरह का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और उसका नेचर किस तरह का होता है। बस आज इतना ही, थैंक्स।